यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार हो। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गलसुआ। ठीक है, गलसुआ जिसको मम्प्स डिजीज जिसको बोलते हैं, उसके पक्के इलाज के बारे में, मतलब कि फुल ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कई जगह पे इसको कनफेड भी जो बोला जाता है, जो राजस्थान साइड वाले इलाकों में देखो कई जगह पे इसको कनफेड बोला जाता है। ठीक है, और जो कई जगह पे इनको गलसुआ बोला जाता है, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको मम्प्स डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपन डिटेल से देखेंगे, क्या इसका इलाज होता है, क्या इसके बारे में सब कुछ अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका इंट्रो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि ये बीमारी जो है वो हाईली कॉन्टाजियस बीमारी है, मतलब कि तीव्र संक्रामक। मतलब अगर किसी एक बच्चे को या किसी एक एडल्ट को अगर ये हो गई तो दूसरे में बहुत जल्दी फैलती है। मतलब वायरल डिजीज है, एक से दूसरे बच्चे में बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है, मेनली इन चिल्ड्रन। ठीक है, मुख्य रूप से ये किसको अफेक्ट करती है, मतलब कि ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलती है। बच्चों में भी जो 5 साल से और 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है एडल्ट की तुलना में। ठीक है, और मोस्टली इन विंटर्स, जो सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें ये बीमारी ज़्यादा फैलती है या ज़्यादा देखने को मिलती है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके जो कोजेस के बारे में देखते हैं कि आखिर ये क्यों होता है, किस वजह से ये होता है। जो मम्प्स डिजीज जो होती है वो जो मेनली जो इसका कारण है वो है मम्प्स वायरस। ठीक है, जिस वायरस का नाम ये क्या है, मम्प्स वायरस, जिसके नाम से इसकी डिजीज का नाम पड़ा है मम्प्स डिजीज। ठीक है, अब इस जो वायरस होता है इसकी जो जीनस होता है, वो जीन है वो है रूबुला वायरस। ठीक है, और उसकी जो फैमिली जो होती है ये पैरामोक्सिविरिडी। ठीक है, तो कई जगह पे आपको पैरामोक्सी वायरस भी जो लिखा हुआ देखने को मिलेगा, इसके जो कोजेज में है कई जगह पे आपको पैरामोक्सी वायरस भी देखने को मिलेगा, जो इसकी फैमिली होती है। मेनली इसका जो नाम होता है वो है मम्प्स वायरस। ठीक है, उसके बाद में आता है इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं अभी कोई बच्चा है जो छींक रहा है और दूसरे बच्चे के अंदर वो जो छींक के साथ जो ड्रॉप्स है उसकी बॉडी में चली गई तो ये उसको भी अफेक्ट कर देगा, उसके अंदर भी मम्प्स डिजीज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन है जो कि ड्रॉप्स के थ्रू भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जा सकता है। ये जो डायग्राम है वो है मम्प्स वायरस का। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल अपन देखें तो ये है आरएनए इसके अंदर होता है, तो मतलब ये एक आरएनए वायरस होता है। ठीक है, अब ये हो गया इसके कोजेस की किस वजह से बच्चों में या एडल्ट्स में फैलता है। अब इसके जो लक्षण जो होते हैं कि आखिर क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है अपीयर इन 2-3 वीक्स ऑफ एक्सपोजर टू वायरस। ठीक है, मान लेते हैं कि आज किसी बच्चे में एडल्ट में के अंदर वायरस अंदर घुस गया है तो उसके 2 से 3 सप्ताह के बाद में उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि जैसे 10 से 15 दिन के बाद में इन्फेक्शन जो हो जाता है बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर, अगर ये वायरस घुस गया तो उससे 10-15 दिन बाद में लक्षण देखने को मिलते हैं। अब क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहले आता है कि जो ये वायरस होता है जो क्या करता है, स्वेलिंग ऑन सैलिवरी एंड पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, जो ये जो पैरोटिड ग्लैंड जो अपने चिक्स के जस्ट पीछे होती है कान के पास में। ठीक है, और जो सैलिवरी ग्लैंड जो होती है जिनसे सलाइवा जो अपनी लार निकलती है, इन दोनों ग्लैंड्स को ये अफेक्ट करती है। और इसमें क्या हो जाता है, वायरस की वजह से इसमें क्या हो जाता है, दोनों ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है। ठीक है, सूजन आ जाती है तो उस वजह से क्या है, अपने को कई बार फीवर और हेडेक, ठीक है, सर में दर्द और बुखार देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है क्योंकि दर्द होता है, बुखार होता है तो उसमें वैसे ही भूख नहीं लगती है। रेस्टलेसनेस, चंचलता रहती है। ठीक है, मतलब कि बेचैनी सी रहती है, मन नहीं लगता है दर्द की वजह से। ठीक है, पेन इन चिक्स, अगर अपन कुछ खाते हैं या बोलते हैं तो यहाँ पे जो स्वेलिंग हो रखी है उनमें स्ट्रेचिंग की वजह से अपन कुछ बोलेंगे तो मुंह खुलेगा, तो यहाँ पे जो स्वेलिंग हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत तेज दर्द होने लगता है, जो दर्द कान तक सर तक चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। कई बार इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अगर मैन के अंदर देखें तो जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। अगर फीमेल में अगर अपन देखें तो ओवरीज, ठीक है, जो ओवरीज होते हैं उनके अंदर सूजन आ जाएगी। ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। मेनिंजिस के अंदर इन्फ्लामेशन जो हो सकता है जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। पेनक्रियाज के अंदर जो पेनक्रियाज जो अपनी जो ग्रंथि होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है जिसको पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो अपने को कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिल सकती हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिल सकती हैं। इन सब के सिम्टम्स हो गए। ठीक है, ये हो गए उसके लक्षण मम्प्स डिजीज़ के। अब जो इसकी जो ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजीज़ है वो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग का मतलब कि ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये ऑटोमेटिकली अपने आप सही हो जाती है। फिर भी जो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, बुखार, दर्द, उनको कंट्रोल करने के लिए इसका इलाज दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जिसमें सबसे पहले आती है टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को खाना खाने के 2 घंटे बाद में, ठीक है, खाना खाने के 2 घंटे बाद में इसको दिया जाता है। क्योंकि फूड के साथ जो इसका जो असर
है वो बहुत कम देखने को मिलता है, इसको मतलब कि डाइजेस्ट और डिस्पर्स होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो खाना खाने के 2 घंटे बाद में अगर इसको लिया जाए तो बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, जो कि जो स्वेलिंग है और जो बुखार का जो कारण है और जो वायरस है उसकी जो ग्रोथ है उसको रोकेगी। तो ये जो एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट है वो पेशेंट को दी जाती है, एक एडल्ट पेशेंट को सुबह शाम 500 mg की टैबलेट, ठीक है। उसके बाद में जो उसको जो पेशेंट को जो दर्द हो रहा है, ठीक है, उसके लिए जीरोडोल एसपी टैबलेट। जीरोडोल के अंदर आता है एसिक्लोफिनेक, सेरोपेप्टाइडेज और पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो बुखार को नहीं आने देगा, एसिक्लोफिनेक जो कि उसके दर्द को खत्म करेगा, और सेरोपेप्टाइडेज जो स्वेलिंग जो उसके गाल पे जो चिक्स पे जो स्वेलिंग सूजन जो अपने को देखने को मिल रही है उसको खत्म करेगा, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स जो होते हैं, दर्द जो हो रहा है उसको कम करेगा। उसके लिए ये टैबलेट पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दी जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट को दिन में 3 बार भी ये टैबलेट दी जा सकती है, ठीक है। 3rd नंबर पे जो टैबलेट आती है वो है लीवोसिट्राजिन, ठीक है। लीवोसिट्राजिन की टैबलेट जो थोड़ी बहुत इचिंग वगैरह है, ठीक है, और जो मतलब कि जो एलर्जिक टाइप से जो कुछ होता है, ठीक है, जो स्वेलिंग वगैरह है उसको खत्म करने के लिए इनके साथ में लीवोसिट्राजिन टैबलेट भी दी जाती है। 4th नंबर पे जो टैबलेट आती है वो है टैबलेट बेटनीसोल, ठीक है। बेटनीसोल जो 0.5 mg की जो टैबलेट है वो एक स्टेरॉइड है, ठीक है। स्टेरॉइड जो कि क्या काम करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से अपने को दर्द हो रहा था, ठीक है, जो स्वेलिंग हो रही थी, अगर उसके सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगी तो ये जो अपने स्वेलिंग और जो दर्द है उसका महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो ट्रीटमेंट होता है वो एक पेशेंट को दिया जाता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए 5 से 7 दिन में वैसे भी डिजीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। फिर भी ये ट्रीटमेंट अपन किसी पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अपन ने जो इतनी दवाइयाँ ले रहे हैं उसको एसिडिटी को रोकने के लिए अपने को एक रेंटेक की जो टैबलेट आती है वो अपन सुबह खाली पेट, ठीक है, एक टैबलेट सुबह खाली पेट अपन पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे उसके अंदर पेट में एसिडिटी ना हो, ठीक है। तो ये जो सारा ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दिया जाता है गलसुआ जिसको बोलते हैं, मम्स डिजीज, उसको ठीक करने के लिए। अब उसके बाद में जो अपने कुछ जो चीज़ें अपने को ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स अपन इसमें देख लेते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट, जिस बच्चे को हो रखा है या एडल्ट को हो रखा है तो उसको प्लीज़ कंप्लीट बेड रेस्ट दें आप, उसको ज़्यादा घूमने फिरने ना दें, ठीक है, उसको आराम करने दें। अगर वो ज़्यादा घूमेगा फिरेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। साल्ट वाटर गार्गल, ठीक है, थोड़ा सा पानी को जो गर्म करके हल्का सा वार्म करके उसके अंदर सॉल्ट डाल के उससे गार्गल आप कर सकते हैं, जिससे आपको पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आइसोलेशन, मतलब जिस बच्चे को ये डिजीज़ हो रखी है उसको आइसोलेट करके रखो। जिस आदमी को ये डिजीज़ हो रखी है, किसी या फीमेल को हो रखी है, उसको बिल्कुल आप बाकी बच्चों से या बाकी लोगों से अलग रखिए ताकि ये बीमारी दूसरों में ना फैले, ठीक है। उसके बाद में MMR वैक्सीन जो आती है, ये वैक्सीन आप बच्चे को लगाई जा सकती है जब बच्चे की एज 15 महीने की होती है, तब ये वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उसको मम्प्स डिजीज हो ही ना, ठीक है। तो मतलब किसी भी डिजीज का उपचार से अच्छा उसका बचाव होता है। तो अगर ये वैक्सीन बच्चे को 15 महीने पे लगा दी जाती है तो उसको मम्प्स डिजीज होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, मतलब उसको मम्प्स डिजीज नहीं होती है। तो ये जो वीडियो है हमने आपके लिए बताई कि ये जो ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं और ये चीज़ें जो ध्यान रखने वाली है, वैक्सीन लगवा के आप बच्चे को मम्प्स डिजीज होने से रोक सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।